हेलो गाइस, वेलकम टू द 13th चैप्टर ऑफ क्लास 6 साइंस, जो कि है साउंड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे साउंड के बारे में। अब आप कहोगे कि साउंड के बारे में क्या पढ़ना है। साउंड मतलब होता क्या है? आवाज़, ठीक है, जो हम रोज़ बोलते हैं या फिर हमें जो भी सुनाई देता है वो सब क्या है? साउंड है। लेकिन इसमें पढ़ने जैसा क्या है? तो इसमें बहुत कुछ पढ़ने जैसा है। हम जब साउंड सुनते हैं या बोलते हैं, जैसे मैंने कुछ कहा, अब मैं बोल रही हूँ और आपको तुरंत वो सुनाई दे रहा है ना? तो इतने फास्ट में ये साउंड आपको सुनाई क्यों दिया, कैसे सुनाई दिया, और साउंड होता क्या है? एक्चुअली साउंड जो है वो वेव्स होते हैं, है ना? ये वेव्स कहाँ से निकलते हैं और कैसे हमारे कानों तक ही पहुँचते हैं, कहीं और क्यों नहीं जाते, ये सब हम सीखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जो हमें देखना है। सम साउंड्स आर डिपिक्टेड इन द पिक्चर बिलो। यहाँ पे जो भी पिक्चर्स दिख रही हैं आपको नीचे, वहाँ पे कुछ साउंड्स दिए गए हैं। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से साउंड्स हैं, ठीक है? हैव यू हर्ड दिस साउंड्स? क्या आपको पूछा गया है कि क्या आपने ये साउंड्स कभी सुने हैं? पुट अ टिक मार्क इन द बॉक्स इफ़ यू हैव एंड क्रॉस इफ़ यू हैव नॉट। जो साउंड आपने सुना है उस पर आप टिक मार्क लगा सकते हो, और जो आपने नहीं सुना है उस पर आप क्या लगाओगे? क्रॉस लगाओगे। What words are used in your locality to denote this sound? और इन सब साउंड्स को आपकी लैंग्वेज में आप क्या बोलते हो, ठीक है? अभी हम करेंगे और आपको वो नीचे पिक्चर्स में जो बॉक्सेस दिए हैं उसमें लिखना है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे पिक्चर में आपको एक लड़की दिख रही है। ये लड़की क्या कर रही है? गाने गा रही है ना? कोई गाना गा रही है ये। तो आपको बताना क्या है? आपको सबसे पहले तो बताना है कि आपने ये साउंड सुना है या नहीं सुना है। तो गाना गाते हुए तो हम सभी को सुनते हैं, मतलब हमने ये साउंड सुना है, तो इस पर आपको टिक करना है। दूसरी बात, ये जो लड़की गाना गा रही है इसको आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हो? आप किसी लड़की को ऐसे देखते हो गाते हुए तो आप क्या बोलोगे? आप ये सिंगिंग कर रही है, द गर्ल इज सिंगिंग, तो हम बॉक्स में क्या लिखेंगे? सिंगिंग। ये सिंगिंग कर रही है, ठीक है? फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक बर्ड है। ये बर्ड को भी आपने सुना होगा, सुबह सुबह पक्षियों की बड़ी अच्छी आवाज़ आती है ना? तो ये आपने सुना है या नहीं सुना है? तो हमने सुना है ये साउंड, इसलिए हम इसमें टिक मार्क करेंगे। और नीचे क्या लिखेंगे? बर्ड की आवाज़ को हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम चिरपिंग, है ना? तो यहाँ पे बॉक्स में लिखेंगे हम चिरपिंग। फिर नीचे आपको यहाँ पे क्रैकर्स कुछ फूट रहे हैं। दिवाली में हम फोड़ते हैं क्रैकर्स, है ना? पटाखे फोड़ते हैं। तो ये भी हमने सुना हुआ है, इसीलिए हम इस पर क्या करेंगे? टिक मार्क करेंगे। और इसको हम बोलते क्या है? फायर। जब ये क्रैकर्स फूटते हैं तो इनकी आवाज़ को हम क्या कहते हैं? जब फायर क्रैकर्स का ऐसा नॉइज़ हमें सुनाई देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बैंग बैंग, ठीक है? इसे हम बैंग बैंग कहते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे एक लड़की है जो किसी और के कान में कुछ बोल रहे हैं, है ना? तो ये आवाज़ आपने सुनी है या नहीं सुनी है? हाँ, आवाज़ तो हमें सुनाई नहीं देती, पर जो घुसपुस होती है वो तो हमें सुनाई देता है ना? इसीलिए हम क्या करेंगे? इस पर टिक मार्क करेंगे। और इसे बोलते क्या है हम? इसको कहा जाता है विस्परिंग, कि वो लड़की जो है ये घुसपुसा रही है, मतलब विस्पर कर रही है। फिर नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे एक पुलिसमैन दिया हुआ है जो सीटी बजाते रहता है। ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है? तो इसकी आवाज़ तो हम रोज़ ही सुनते हैं, है ना? तो ये ट्रैफिक पुलिस क्या कर रहा है? विसल बजा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? विसलिंग, ठीक है? फिर यहाँ पे एक लड़का है जो क्या कर रहा है? बांसुरी बजाता है, फ्लूट बजा रहा है। तो इस पर भी हम टिक मार्क करेंगे, इस पर भी टिक मार्क करेंगे, क्योंकि ये सारी वॉइसेस जो है हमने सुनी हुई है ना? और ये फ्लूट बजा रहा है तो हम इसे क्या कहते हैं? ट्यून कर रहा है या फ्लूट बजा रहा है, तो नॉइज़ ऑफ फ्लूट आप लिख सकते हो या फ्लूटिंग लिख सकते हो, ठीक है? फिर यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हॉर्न बजाया जा रहा है। हॉर्न जैसा कुछ ये इंस्ट्रूमेंट है, ये भी हमने सुना हुआ है ना? ये बहुत ही ज़ोर से आवाज़ करता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साउंड ऑफ हॉर्न, ठीक है? साउंड ऑफ हॉर्न लिख सकते हो आप लोग इसको। फिर यहाँ पे दिया गया है एक डॉग है जो बार्क कर रहा है, तो ये भी हम काफ़ी बार सुनते हैं वॉइस डॉग की, बार्किंग की, ठीक है? तो इस पर भी हम टिक मार्क करेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? बार्किंग ऑफ डॉग, ठीक है? तो ये तो कुछ एक्सपेरिमेंट था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच साउंड्स डू यू हियर ड्यूरिंग द रिसेस इन योर स्कूल? तो जब आपके स्कूल में रिसेस होती है, खाना खाने की ब्रेक होती है, तो आपको कौन सा साउंड सुनाई देता है? आपको ऑफकोर्स बेल का साउंड सुनाई देता है, तो हम क्या लिखेंगे? साउंड ऑफ बेल। फिर
When there is silence in the classroom, close your eyes and sit quietly. Which sounds in your surrounding can you hear now? तो यहाँ पे आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करना है। आपको क्या करना है, जब आप क्लासरूम में खाली होते हो यानी आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए, तब आपको शांति से बैठ जाना है, अपनी आंखें बंद करनी है और आपको आपके आसपास की नॉइज़ सुननी है। तो ये एक्सपेरिमेंट करने पर आपको आसपास की बहुत ही अलग अलग नॉइज़ सुनाई देगी, जैसे बर्ड्स की नॉइज़ सुनाई देगी या प्लेग्राउंड में अगर बच्चे खेल रहे हैं तो उनकी नॉइज़ सुनाई देगी, है ना। फिर आपको यहाँ पे लिखना है आंसर। फिर प्रिपेयर अ कॉमन लिस्ट ऑफ ऑल दिस साउंड्स एंड डिस्कस दैम। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन सारे साउंड्स की कॉमन लिस्ट बनानी है। जितने भी आपको साउंड्स पता हैं, जैसे हमने ऊपर देखे, उसको आपको एक लिस्ट में लिख देना है एंड उनको डिस्कस करना है। You will see that there is lot of diversity in the innumerable sounds that we hear। तो आपको क्या पता चलेगा कि साउंड्स जो है वो इनन्यूमरेबल साउंड्स हैं, यानी आप लिखते लिखते थक जाओगे, लेकिन ये जो साउंड है वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, इतने सारे साउंड्स होते हैं। क्लासीफाई दिस साउंड्स इन टू वेज, सॉफ्ट और लाउड एंड प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। तो आपको क्लासीफाई करना है, कुछ साउंड सॉफ्ट होते हैं, कुछ साउंड लाउड होते हैं। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो हमारा साउंड क्या है, सॉफ्ट साउंड होता है, यानी वो चुभता नहीं है किसी भी तरह से, है ना, एकदम सॉफ्टली हम बोलते हैं, सामने वाले को समझ आता है, तो उसे सॉफ्ट साउंड कहते हैं। फिर लाउड साउंड क्या होता है, जब डीजे की वॉइस सुनते हैं हम तो एकदम वो लाउड होता है, एकदम से धक धक हो जाता है ना, तो दैट इज़ लाउड साउंड। फिर यहाँ पे प्लीजेंट साउंड भी हो सकता है और अनप्लीजेंट साउंड भी हो सकता है। प्लीजेंट मतलब ऐसा साउंड जिसे सुनकर हमें थोड़ा अच्छा लगता हो, जैसे हम कोई गाना सुन रहे हैं तो हमें कोई गाना सुनने पर, अगर आप कोई भजन वगैरह सुन रहे हो या कोई भी जनरल क्लासिकल सॉन्ग सुन रहे हो तो उसे सुनने पर बड़ा ही अच्छा सा फील होता है, तो दैट इज़ प्लीजेंट साउंड। तो अनप्लीजेंट साउंड क्या होगा, अनप्लीजेंट साउंड यानी आपके सामने आकर अगर कोई नॉइज़ पॉल्यूशन करता है, जैसे हम कहीं बाहर गए, ट्रैफिक में अगर हम हैं तो ट्रैफिक का कितना ज़्यादा शोर होता है, ये आपको एक्सपीरियंस होगा अगर आप किसी बड़ी सिटी में रहते हो, ठीक है। तो वो जो ट्रैफिक का पूरा आवाज़ है, हॉर्न बजाने की आवाज़, लोगों के चिल्लाने की आवाज़, वो आवाज़ हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो वो जो आवाज़ हमें पसंद नहीं आती वो होता है अनप्लीजेंट साउंड, ठीक है। फिर ऐसे हम साउंड को क्लासीफाई कर सकते हैं कि साउंड सॉफ्ट है या लाउड है। फिर हम क्या क्लासीफाई कर सकते हैं कि साउंड हमें अच्छा लग रहा है, प्लीजेंट है, या फिर नहीं अच्छा लग रहा है, अनप्लीजेंट है। So some sounds are loud and are heard easily, while some others are very soft and cannot be heard unless we listen attentively। यहाँ पे बोला गया कि कुछ साउंड्स तो ऐसे होते हैं जो लाउड होते हैं एकदम, और जिनको हम एक आसानी से सुन सकते हैं, जैसे कि डीजे का साउंड। तो डीजे का जो साउंड है वो एकदम लाउड होता है ना, और उसे हम आसानी से सुन सकते हैं। लेकिन कुछ साउंड जो है वो बहुत ही सॉफ्ट भी होते हैं, और जब तक हम उन्हें ध्यान से ना सुने तब तक वो हमें सुनाई नहीं देते। जैसे कि हम काफ़ी बार स्कूल जाते हैं तो हमें सिर्फ बाकी की आवाज़ सुनाई देती है, हमें रिंग की आवाज़ सुनाई देती है, टीचर्स की आवाज़ सुनाई देती है, बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। पर अगर आप ध्यान से सुनोगे तो ही आपको बाहर की आवाज़ सुनाई देगी, बर्ड्स की आवाज़ भी सुनाई देगी। तो ऐसे साउंड भी होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि बर्ड की वॉइस, वो तब तक हमें सुनाई नहीं देते जब तक उन्हें हम ध्यान से ना सुने, अटेंटिवली ना सुने, ठीक है। वी लाइक सम साउंड्स, ऑन द अदर हैंड वी गेट अनॉयड बाय सम अदर साउंड्स। तो ऐसे साउंड होते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, जैसे कि गाने हो गए, हमें बहुत पसंद आते हैं, है ना। तो ये जो साउंड्स हैं जो हमें पसंद आते हैं उन्हें हम प्लीजेंट साउंड कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी साउंड होते हैं जिससे हम एकदम एनॉयड हो जाते हैं, यानी एकदम परेशान हो जाते हैं, एकदम चिढ़ जाते हैं, जैसे ट्रैफिक का नॉइस है, तो वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो वो होता है अनप्लीजेंट साउंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट देते हैं हाउ आर साउंड प्रोड्यूस्ड। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। साउंड तो हम बहुत कर रहे हैं, बट ये निकलता कैसे, प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, वो हम देखेंगे। When a song is being played on a radio or a music system in the house, place your hand on its speaker. What do you feel? तो आपको आपके घर का जो भी होम थिएटर है या स्पीकर है, ऑफ कोर्स सभी के घर में होगा, तो आपको क्या करना है, ये जो गोल गोल होता है ना स्पीकर में, आपको दिख रहा होगा, इस पे आपको स्पीकर तो पहले चालू करना है। स्पीकर है या होम थिएटर है, उसको पहले चालू करिए। उसमें जो ये ब्लैक कलर का होता है ना, उस पर अपना हाथ रख के देखिए, तो आप क्या फील करोगे। ज़रूर करके भी देखा होगा आपने। इस पर जब हम हाथ रखते हैं ना, तो ये जो ब्लैक कलर का होता है ना स्पीकर का, वो आगे पीछे होता है, यानी कि उसमें वाइब्रेशन हो रहा होता है ना। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी वाइब्रेशन होता है तो उससे प्रोड्यूस होता है साउंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है,
ठीक है। तो साउंड इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। जब तक कोई चीज़ वाइब्रेट नहीं होती ना तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। जैसे स्पीकर की बात की है हमने यहाँ पे, जब तक ये ब्लैक वाला कवर जो है वो वाइब्रेट नहीं होता ना तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। पुट ऑफ द म्यूजिक, व्हाट डू यू फील नाउ। अब आपको क्या करना है, म्यूजिक को बंद कर देना है। होम थिएटर में जो बज रहा था उसको बंद कर दो। अब आप हाथ रखो। अब क्या वो वाइब्रेट हो रहा है? नहीं, वाइब्रेशन बंद हो गया, इसीलिए क्या हो गया, साउंड भी बंद हो गया। ठीक है। टेक अ रबर बैंड एंड स्ट्रेच इट एज शोन इन द पिक्चर, प्लग द स्ट्रेच बैंड। आपको क्या करना है, रबर बैंड लेना है। यहाँ पे रबर बैंड को एकदम से आपको दोनों हाथों से खींचना है। तो स्ट्रेच करने के बाद आपको क्या पता चलेगा, अपार्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ रबर बैंड व्हाट एल्स डिड यू नोटिस। तो स्ट्रेच करने पर अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही हल्का सा साउंड सुनाई देगा, और आप स्ट्रेच करने के बाद जब छोड़ दोगे ना रबर बैंड को तो भी आपको एक अलग सा साउंड सुनाई देता है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जब उसको स्ट्रेच किया, साउंड क्यों सुनाई दिया हमें रबर बैंड से। आप करके देखना, रबर बैंड को लेना, उसको ज़ोर से खींचना, और खींचने के बाद जब आप छोड़ते हो ना तो उसमें से एक वॉइस निकलती है ना, और लगता भी बहुत ज़ोर से है। ये मस्ती करते वक्त बच्चे करते रहते हैं। तो यहाँ पे वॉइस क्यों निकली वो हमें समझना है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब भी साउंड आ रहा है या वॉइस आ रही है तो वो क्यों आती है, वाइब्रेशन की वजह से। तो यहाँ पे रबर बैंड के केस में कहाँ वाइब्रेशन हुआ, तो रबर बैंड को जब अपन ने खींचा, ठीक है, खींचा और फिर छोड़ा, तो ये भी तो एक टाइप का वाइब्रेशन ही है ना। वाइब्रेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का आगे पीछे होना। तो यहाँ पे रबर बैंड को हमने खींचा, आगे किया, फिर जब हमने उसको छोड़ दिया तो वापस पीछे चली गई, तो यहाँ पे भी तो एक वाइब्रेशन हुआ, इसीलिए उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, स्प्रेड सम सॉडस्ट और मस्टर्ड सीड्स ऑन सैंड ऑन द डायफ्राम ऑफ तबला। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो तबला दिख रहा है उसका जो ऊपर वाला है ना पोर्शन, उसको डायफ्राम बोला गया है। तो वहाँ पे आपको सैंड के कुछ टुकड़े रख देने हैं, ठीक है, या फिर जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं किसी भी टाइप के, आप पत्थर वगैरह भी रख दो, ठीक है। नॉक ऑन द डायफ्राम लाइटली विद द फिंगर। फिर क्या करो, आप इस पे ना थोड़ा सा हल्के से अपनी फिंगर से इस तबले को बजाओ। तो आप क्या देखोगे, What do you see happening on so long as the tabla makes a sound? What happens when the sound stops? What do we understand from these observations? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आपने क्या किया, तबला लिया, तबले के ऊपर आपने थोड़े से सॉडस्ट डाल दिए या पत्थर वगैरह डाल दिए, ठीक है। तो फिर आपने क्या देखा कि ये जो तबला था उसको आपने हाथ से थोड़ा सा बजाया। बजाने के बाद आप क्या देखोगे, ये जो भी सैंड के पार्टिकल्स है ना वो ऊपर उछल के वापस से नीचे आ जाएंगे, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होगा। उससे क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड, हमें आवाज़ आएगी थोड़ी सी, है ना। तो जब हमने तबले को बजाया, ये मान लीजिए तबला है, हमने इसको थोड़ा सा बजाया, थोड़ा सा प्रेस किया, तो ये जो तबले का ऊपर का पूरा डायफ्राम था वो थोड़ा सा नीचे जाता है और फिर ऊपर आता है। तो यहाँ पे भी ये जो डायफ्राम था उसमें वाइब्रेशन हुआ, उसमें क्या हुआ, वाइब्रेशन हुआ। और हमें पता है जब वाइब्रेशन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जैसे ही वाइब्रेशन हुआ इस लेयर में, ये लेयर थोड़ी सी नीचे जाके ऊपर आती है, वाइब्रेशन होता है। जैसे ही वाइब्रेशन हुआ तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। इसीलिए हमें वो जो सैंड के पार्टिकल्स हैं उनकी भी आवाज़ आती है, वो ऊपर जाके नीचे टकराते हैं और टकराने से क्या होती है, हमें आवाज़ आती है। मतलब यहाँ पे वाइब्रेशन हुआ, यहाँ पे मेन रोल किसका है, वाइब्रेशन का। जब वाइब्रेशन होगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगा। इस पे बहुत बार एक फिल इन द ब्लैंक में भी आ जाता है क्वेश्चन कि डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो ये आपको याद रखना है, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। बताइए आंसर, इसका आंसर क्या होगा कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऑफकोर्स वाइब्रेशन। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द ऑब्जेक्ट दैट produce sound, that is the diaphragm of the speaker, the rubber band, the diaphragm of tabla, shows certain movement, that is they have certain kind of motion, they oscillate rapidly, in other words they vibrate। तो हमने यहाँ पे जितने भी एक्सपेरिमेंट देखे उसमें हमने देखा कि स्पीकर का जो डायफ्राम था, यानी वो जो ब्लैक कलर का था जिसपे होम थिएटर के जिस पे हम हाथ रख रहे थे तो वो आगे पीछे हो रहा था, वाइब्रेट कर रहा था, है ना। या जो रबर बैंड था या फिर जो तबले का डायफ्राम था, ऊपर का पोर्शन था, हमने उसमें क्या देखा, उसमें कुछ तरह का मूवमेंट हो रहा है, यानी वो आगे पीछे जा रहे हैं। दैट इज दे हैव अ सर्टन काइंड ऑफ मोशन, उनमें कुछ मोशन हो रहा है, कुछ वो मूवमेंट कर रहे हैं। या फिर हम दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि वो ऑसिलेट कर रहे हैं रैपिडली,
ऑसिलेट क्या होता है? अगर कोई चीज़ है वो बार बार आगे पीछे जाती है तो हम उसे कहते हैं कि वो ऑसिलेट कर रही है। क्या कर रही है? ऑसिलेट कर रही है। और रैपिडली मतलब बहुत ही फास्ट। ठीक है, तो हमने इन रबर का केस हो, चाहे होम थिएटर वाला हो, चाहे तबले वाला हो, इनमें हमने क्या देखा कि ये जो भी चीज़ है वो क्या कर रही है? बहुत ही फास्ट, बहुत ही रैपिडली वो ऑसिलेट कर रही है, बहुत ही रैपिडली वो आगे पीछे जा रही है। इसी को, ये जो फास्ट ऑसिलेशन होता है ना, फास्ट आगे पीछे जाता है, उसी को हम कहते हैं वाइब्रेशन। उसी को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। तो यहाँ पे इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो वाइब्रेट कर रही हैं। ठीक है। When a metal dish falls on the floor, it makes a loud noise. What do we do to stop the noise? What is the effect of this action? तो आपने देखा होगा कि जब मेटल की डिश या कोई प्लेट नीचे गिर जाती है फ्लोर पे, तो वो बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है उसकी, है ना। तो ये आवाज़ कब स्टॉप होगी? जब हम उस मेटल डिश पे अपना हाथ रखेंगे, उसको स्टॉप करेंगे, तभी तो आवाज़ बंद होगी ना। और व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ दिस एक्शन? और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आती है ना। वो आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि मेटल की जो डिश है वो वाइब्रेट कर रही होती है कंटिन्यूअसली, है ना, ऊपर नीचे टकराते, इसीलिए हमें आवाज़ आती है वो। और जब भी हमने वाइब्रेशन बंद कर दिया, जब उस मेटल डिश को हमने उठाया तो वाइब्रेशन बंद हो गई, इसीलिए आवाज़ भी क्या हो जाती है? बंद। द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो ये हमने देखा अभी कि अगर साउंड का प्रोडक्शन करना है, साउंड को बनाना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? किसी भी ऑब्जेक्ट का वाइब्रेट होना ज़रूरी है। तो वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। एज लॉन्ग एज ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स द साउंड इट्स हर्ड। तो जब तक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तब तक हमें वो साउंड सुनाई देगा। जैसे ही वाइब्रेशन बंद हो गया, वैसे ही साउंड भी आना, साउंड भी हर्ड होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। When the vibration stops, sound also stops. जब वाइब्रेशन बंद हो गया तो साउंड भी क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे साउंड की डेफिनेशन दी हुई है जो आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में। द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच साउंड इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ दैट साउंड। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसे कहते हैं सोर्स ऑफ दैट साउंड। ये सोर्स की डेफिनेशन है कि सोर्स ऑफ साउंड किसे कहते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से निकल रही है? ये आवाज़ जो मैं बोल रही हूँ वो निकल रही है मेरे माउथ से। ठीक है, तो मेरा माउथ जो है वो हो गया सोर्स ऑफ साउंड। क्या हो गया? सोर्स ऑफ साउंड। अगर कोई डीजे बज रहा है, ठीक है, कोई डीजे बज रहा है, डीजे में से बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है, तो आपको अगर पूछे कि इस केस में सोर्स ऑफ साउंड क्या है, मतलब साउंड कहाँ से आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? द सोर्स ऑफ साउंड इज डीजे। क्योंकि आवाज़ डीजे में से आ रहा है तो डीजे क्या हो गया? सोर्स ऑफ साउंड। डीजे क्या हो गया? सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है, अगर आप टीवी देख रहे हो, टीवी देखते वक्त आवाज़ आ रही है आपको, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप टीवी देख रहे हो तो ये आवाज़ जो आ रही है उसमें सोर्स ऑफ साउंड क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आवाज़ तो टीवी से आ रही है, इसलिए सोर्स ऑफ साउंड भी क्या हो गया? टीवी हो गया। तो टीवी इज़ द सोर्स ऑफ साउंड। तो जहाँ से भी साउंड निकल रहा है वो हो जाएगा सोर्स ऑफ साउंड। तो गाइज नेक्स्ट देखते हैं, ट्राई दिस। द साउंड ऑफ अ सितार, अ बेल, वाटर दैट ड्रॉप्स फ्रॉम अ टैप, अ सॉसर दैट ब्रेक्स ऑन फॉलिंग डाउन, व्हाट इज इट दैट वाइब्रेट्स व्हेन दिस साउंड्स आर प्रोड्यूस। तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है। हमने अब तक देखा है कि साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? वाइब्रेशन। वेरी गुड। ठीक है, तो जब वाइब्रेशन होगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगा। लेकिन इन सब साउंड्स में वाइब्रेशन कहाँ पे हो रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला देखते हैं साउंड्स ऑफ अ सितार। सितार क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम बजाते हैं। जैसे हम गिटार बजाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट होता है सितार। ठीक है, तो सितार बजाने पर भी साउंड निकलता है। तो ये साउंड तो प्रोड्यूस हो गया, हमें सुनाई भी दिया, लेकिन इसमें वाइब्रेशन कहाँ पे हुआ? तो आपने देखा होगा सितार में ऐसे ऐसे स्ट्रिंग्स होते हैं। गिटार की ही बात कर लीजिए, गिटार में क्या होता है? ऐसे ऐसे स्ट्रिंग्स होते हैं। वो स्ट्रिंग्स को हम आगे पीछे करते हैं, अपने जो नाखून होते हैं या फिंगर्स होते हैं उससे हम आगे पीछे करते हैं। तो ये स्ट्रिंग जो है ना, ये वाइब्रेट कर रही है, आगे पीछे जा रही है, और इसकी वाइब्रेशन की वजह से ही हमें क्या सुनाई दे रहा है? साउंड सुनाई दे रहा है। ठीक है, फिर अब बेल की बात करें तो बेल में वाइब्रेशन कहाँ पे हो रहा है? आपने देखा होगा, अगर नॉर्मल बेल की बात करते हैं, ठीक है,
तो ये ऐसा बेल होता है और एक ऐसा यहाँ पे स्टिक होता है। ये जो स्टिक है ये क्या करता है, बेल से टकराता है और वापस पीछे आ जाता है। तो ये स्टिक ने क्या किया, टकराया और वापस पीछे आया, मतलब ये क्या हो गया, आगे पीछे होना। उसी को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वाइब्रेशन हुआ बेल के केस में, ठीक है। फिर देखते हैं वाटर डेट ड्रॉप्स फ्रॉम अ टैप। अब वाटर जब गिरा, एक यहाँ पे नल है और इस नल से क्या हो रहा है, पानी नीचे गिर रहा है। तो एक ड्रॉप जो है पानी का जब नीचे गिरता है, यहाँ मान लीजिए पूरी लेयर ही पानी की, हमने टैप को ऑन कर दिया और पानी पूरा नीचे गिर रहा है, नीचे लैंड है, ठीक है। तो पानी ज़मीन पे गिर रहा है, तो हमें जब पानी ज़मीन पे गिरता है तो वॉइस सुनाई देता है ना। तो यहाँ पे कहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है, तो देखिए मैं एक ड्रॉप की बात करती हूँ। मान लीजिए ये कोई नल है और यहाँ से पानी गिर रहा है नीचे, ठीक है। तो एक ड्रॉप यहाँ पे नीचे गिरा है, तो ये ड्रॉप जब नीचे गिरा तो इससे टकराया, किससे, फ्लोर से टकराया। टकराने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर उठा, फिर टकराया और फिर पानी के भाव के साथ आगे चल दिया। तो ये जो ड्रॉप था ये जब नीचे टकराया, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे आया, तो ये भी तो एक टाइप का वाइब्रेशन हो गया ना। हम क्या देखते हैं वाइब्रेशन में, आगे पीछे होना। तो यहाँ पे भी ड्रॉप ने क्या किया, यहाँ पे बस ऊपर नीचे हो गया, तो वो भी चलता है, नीचे आया ड्रॉप, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हर एक ड्रॉप जो है वाटर का वो ऐसे ही वाइब्रेशन करेगा। इसीलिए जब पानी ज़मीन से टकराता है तो हमें आवाज़ सुनाई देती है। अ सॉसर दैट ब्रेक्स ऑन फॉलिंग डाउन। तो अब सॉसर यानी वो जो प्लेट होता है ना, चीनी मिट्टी का, या जिसमें हम चाय पीते हैं उसका जो प्लेट होता है ना, उससे सॉसर बोलते हैं। और वो जब नीचे गिरता है, आपके हाथ से अगर छूट गया और नीचे गिर गया, फ्लोर पे जाके टकरा गया, तो भी हमें बहुत आवाज़ सुनाई देती है टूटने की, है ना। तो फ्लोर से जब टकराता है तो इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरते हैं तो वो भी ऊपर उछल कर वापस नीचे आते हैं, तो फिर से यहाँ पे वाइब्रेशन हो गया। इसीलिए हमें इसकी सॉसर के टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। तो यहाँ पे सारे केसेस में आवाज़ जो हमें सुनाई दे रही है वो डिफरेंट वाइब्रेशंस की वजह से सुनाई दे रही है। हर केस में क्या हो रहा है, अलग अलग वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है एकॉस्टिक्स। अब ये एकॉस्टिक्स क्या होता है, द साइंस ऑफ साउंड resonance including the production, propagation and effects of sound is called acoustics। ठीक है, acoustics क्या होता है, एक तरह की स्टडी होती है जिसमें हम किस बारे में पढ़ते हैं, तो साउंड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं कि साउंड बनता कैसे है, साउंड के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, साउंड कैसे ट्रैवल करता है, ये सब हम पढ़ते हैं एकॉटिक्स में। तो आप लिख सकते हो कि साउंड से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है उसे हम कहते हैं एकॉटिक्स। अब इसमें हम पढ़ते क्या क्या है, तो साइंस ऑफ साउंड्स, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ये सारी मतलब साउंड के पीछे का साइंस कि साउंड बनता कैसे है, प्रोड्यूस कैसे होता है, ये हम देखेंगे अभी। फिर रिजोनेंस, रिजोनेंस क्या होता है, रिजोनेंस बेसिकली एक साउंड का फिनोमिना है। मतलब रिजोनेंस की बात करें तो रिजोनेंस मतलब होता है कि अगर कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड है या फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी अगर आपको ना समझे तो स्पीड मान लीजिए, उसकी जो स्पीड है वो इक्वल होनी चाहिए उसकी नेचुरल स्पीड को। अब ये क्या फंडा है, देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक झूले का, ठीक है। आप सभी ने झूला खाया होगा बचपन में, हम झूलते हैं झूले में स्विंग पे, है ना। तो ये झूला आगे पीछे जाता है। अब आप यहाँ पे झूले पे बैठे हो, डायग्राम इज़ नॉट गुड बट सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे झूले पे बैठे हो और आपका जो दोस्त है वो पीछे खड़े रहकर आपको ढकेल रहा है, तो ये जो दोस्त आपको ढकेल रहा है पीछे से, तो आप आगे जाओगे, फिर आप पीछे आओगे, फिर आगे जाओगे, फिर आप पीछे आओगे, है ना। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपके दोस्त को ज़्यादा ज़ोर से ढकेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो धीरे से भी आपको ढकेल देगा ना, तो भी आप बराबर उतनी ही स्पीड से आगे पीछे होते रहोगे। वो जो पॉइंट ऑफ टाइम आया ना, उसे ही हम कहते हैं रिजोनेंस, कि आपकी जो झूले की फ्रीक्वेंसी है, आपके जो झूले की स्पीड है, वो किसको इक्वल हो गई, नेचुरल स्पीड को। किसको इक्वल हो गई, मतलब वो नेचुरली आगे पीछे जा रहा है, आप बस उसको हाथ लगा दे रहे हो और वो आगे पीछे जा रहा है, वो होता है स्पीड। तो वो होता है रिजोनेंस। तो साउंड के केस में भी ऐसा ही होता है, साउंड कहीं से निकल रहा है और ज़्यादा फोर्स लगा के हमें साउंड ना निकालना पड़े, बल्कि वो नेचुरली प्रोड्यूस होता जाए, उसे हम कहते हैं रिजोनेंस, ठीक है। तो आपको रिजोनेंस समझ गया होगा। फिर इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन, प्रोपगेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ साउंड इज कॉल्ड एकॉटिक्स। तो एकॉस्टिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले तो साइंस ऑफ साउंड, फिर पढ़ते हैं रिजोनेंस के बारे में, फिर प्रोडक्शन यानी साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है उसके बारे में, फिर प्रोपगेशन के बारे में। प्रोपगेशन मतलब होता है साउंड का ट्रैवल करना, इसके लिए एक स्पेशल नेम है
प्रोपगेशन, जैसे हम अगर ट्रैवल कर रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए एक स्पेशल नेम क्या है, वॉकिंग, है ना, हम वॉक करके जा रहे हैं। वैसे साउंड अगर कहीं जा रहा है तो ये बोलता है मुझे भी भाई स्पेशल नेम दो, है ना। तो हमने साउंड के चलने को क्या नाम दे दिया, हमने नाम दे दिया प्रोपगेशन। एंड इफेक्ट्स ऑफ साउंड इज कॉल्ड एकॉस्टिक्स। और जो भी साउंड के इफेक्ट हो रहे हैं, मतलब अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड निकल रहा है, तो साउंड का इफेक्ट क्या हो रहा है, वो क्या क्या इफेक्ट कर रहा है, वो किससे टकरा रहा है, क्या टकराने पर कोई चीज़ टूट रही है। तो ऐसा भी होता है, बड़ी बड़ी जो लेबोरेटरीज है वहाँ पे साउंड बहुत ज़ोर से अगर आए ना, तो कोई भारी भी चीज़ है ना तो वो भी टूट जाती है। ये एक मैजिक की तरह होता है बिल्कुल। तो वो इफेक्ट्स होते हैं साउंड के, ठीक है। तो इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, एकॉस्टिक्स में। The intensity of sound is measured in a unit called as decibel. अब साउंड की इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं डेसिबल में। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है कि साउंड कितना तेज है उसे कहा जाता है इंटेंसिटी, यानी तेज कितना है साउंड या कितना जोर से है। तो जितना ज़्यादा होगा साउंड, जितना ज़्यादा जोर से साउंड होगा उसे हम कहेंगे कि उसकी डेसिबल जो है वो ज़्यादा है। अगर साउंड धीरे है तो हम उसको बोलेंगे कि उसकी इंटेंसिटी कम है, तो उसका डेसिबल जो है वो कम है। अगर मैं आपको बोल दूं कि 2 dB वाला एक साउंड है, ठीक है, और एक दूसरा साउंड है उसकी इंटेंसिटी है 10 dB यानी 10 डेसिबल, तो आप बताओ कौन से साउंड आपको ज़ोर से सुनाई देगा। तो ऑफकोर्स जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है वो आपको ज़ोर से सुनाई देगा। तो ये जो 10 डेसिबल वाला साउंड है वो आपको ज़ोर से सुनाई देगा, ठीक है। फिर देखते हैं, द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स इन अवर लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स ऑल्सो प्रोड्यूसेस साउंड। तो हमारे गले में एक वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, एक ऑर्गन होता है, आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो ऑर्गन है ये हमारा एक्चुअली ये हमारा थ्रोट का पोर्शन है। ये जो आपको दिख रहा है ना, इतना पोर्शन दिया गया है यहाँ पे। तो ये इसमें आपको ये वाला जो ऑर्गन दिख रहा है वो है हमारा वॉइस बॉक्स। क्या है हमारा वॉइस बॉक्स। और ये वॉइस बॉक्स में होते हैं वोकल कॉर्ड्स। ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं ना येलो कलर के, कुछ ऐसे शेप के हैं, तो ये जो है ना ये होते हैं वोकल कॉर्ड्स। और ये वोकल कॉर्ड्स कहाँ पे होते हैं, हमारे वॉइस बॉक्स के अंदर। तो ये वोकल कॉर्ड्स जो हैं ये वाइब्रेट करते रहते हैं। क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं। अब वोकल कॉर्ड्स अगर वाइब्रेट करेंगे तो हमें पता है कि वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, तो इसीलिए हम बोल पाते हैं, ठीक है। मैं बोल रही हूँ मतलब मैं वॉइस प्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है। तो वॉइस प्रोड्यूस करने के लिए, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए तो हमें पता है वाइब्रेशन चाहिए। अब हमारे गले में भी कहीं ना कहीं वाइब्रेशन हो रहा होगा, तभी तो हम बोल पा रहे हैं, तभी तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ये वाइब्रेशन कहाँ पे हो रहा है, तो ये वाइब्रेशन हो रहा है हमारे वोकल कॉर्ड्स में, ठीक है। और ये वोकल कॉर्ड्स कहाँ पे है, हमारे वॉइस बॉक्स में। अच्छा, वॉइस बॉक्स को ना एक अलग नाम भी है जिसको कहा जाता है लैरिंग्स। तो आप लैरिंग्स बोलो या वॉइस बॉक्स बोलो, सेम ही है। द वॉइस बॉक्स इज लोकेटेड इन आवर थ्रोट। और ये जो वॉइस बॉक्स है ये कहाँ पे, हमारे थ्रोट में है, यानी कि हमारे गले में है। द क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड इन द लैरिक्स डिपेंड्स अपॉन द टॉटनेस ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। अब हम कैसा साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग जो हैं उनका जो साउंड है, मतलब वो लोग जब बोलते हैं तो बहुत ही उनका साउंड एकदम पतला होता है, उनकी आवाज़ एकदम पतली होती है। कुछ लोगों की आवाज़ एकदम भारी होती है। तो ऐसा क्यों होता है, सभी के अंदर तो वॉइस बॉक्स है, सभी के गले में वॉइस बॉक्स है, सभी के गला में वोकल कॉर्ड्स भी हैं, तो फिर साउंड सबकी अलग अलग क्यों है ना। सभी की साउंड सेम होनी चाहिए। तो ये अलग अलग इसीलिए है क्योंकि वोकल कॉर्ड्स की टॉटनेस पर, टॉटनेस यानी कि वो कितने टाइट है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा साउंड कैसा होगा। अगर वोकल कॉर्ड ज़्यादा टाइट है, ठीक है, एकदम से ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं, टॉटनेस में स्ट्रेच कर रहे हैं, तो ये हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं। ये अगर स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, एकदम से स्ट्रेच करके ये दूर दूर चले गए, तो उससे ना अब पतली साउंड प्रोड्यूस होती है। तो अगर किसी की साउंड, अगर किसी का वॉइस एकदम पतला है तो उसके वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेच्ड होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। और अगर किसी का साउंड आपको एकदम भारी लगे तो आपको समझ जाना है कि उसके जो वोकल कॉर्ड्स है वो ज़्यादा टॉट नहीं है, वो ज़्यादा स्ट्रेच्ड नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स ट्राई दिस। तो आपको ये ट्राई करके देखना है। टेक अ पॉट फिल्ड विथ वाटर, स्ट्राइक इट लाइटली ऑन इट्स रिम, व्हाट डू यू सी, व्हाट आर वेव्स, सॉरी व्हाई आर वेव्स फॉर्म्ड ऑन द वाटर इन द पॉट। तो आपको ऐसा एक पॉट लेना है, इस पॉट में आपको देखना है, इस पॉट में आपको पानी भर लेना है पहले तो, और एक स्पून लेके इस पॉट का जो आउटर लेयर है ना उस पर आपको जस्ट स्ट्राइक करना है, मतलब एक चम्मच से पॉट को बजा देना है, ठीक है। फिर आप क्या देखोगे कि पॉट के अंदर जो पानी था ना उसमें वेव्स बनने लगे। क्यों भाई, हमने पानी को तो हाथ भी नहीं लगाया, हमने क्या किया,
जो चम्मच था उससे ये पॉट का जो आउटर पोर्शन है उस पर हमने थोड़ा सा स्ट्राइक किया, पानी को तो हाथ भी नहीं लगाया, फिर भी पानी में क्या बन जाते हैं, वेव्स बन जाते हैं। ठीक है, तो वाई आर वेव्स फॉर्म्ड ऑन द वाटर इन द पॉट। तो पॉट में ये वेव्स क्यों बन गए, ये वेव्स बने वाइब्रेशन की वजह से। हमने जब स्पून से इस जो भी पॉट था उस पर जब हमने स्ट्राइक किया तो पॉट के जो पार्टिकल्स थे वो बहुत ही स्लोली क्या हो गए, वाइब्रेट हो गए। उस वाइब्रेशन की वजह से ये वाटर बन गया, या वाटर में जो वेव्स थे वो बन गए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है। ठीक है, अगर हम इस पार्टिकल को हिलाएं, फर्स्ट पार्टिकल को थोड़ा सा हिलाते हैं तो ये पार्टिकल क्या करेगा, आगे जाएगा, वापस पीछे आएगा। हमने इसको वाइब्रेशन में लाया है, ये आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। तो ये जब आगे गया ना तो ये सेकेंड पार्टिकल से टकराया, तो ये पार्टिकल भी क्या करेगा, आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। तो जो सेकेंड पार्टिकल है वो फिर थर्ड पार्टिकल से टकराएगा, तो वो पार्टिकल भी आगे जाएगा पीछे जाएगा। ठीक है, तो ये कर क्या रहे हैं, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं और मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो वैसा ही यहाँ पे पॉट में होता है कि हमने मारा तो भले ही इस पॉट को, लेकिन वाइब्रेशन की वजह से वाटर के पार्टिकल्स को भी वो लगा और वो वाइब्रेशन ट्रांसफर होती गई, इसीलिए यहाँ पे क्या बन गए, वेव्स बन गए। ठीक है, फिर देखते हैं हाउ साउंड इज हर्ड। देयर इज एयर अराउंड अ सोर्स ऑफ साउंड। अब जब भी साउंड का कोई सोर्स है, हमने देखा था सोर्स ऑफ साउंड क्या होता है, जिस भी चीज़ से साउंड निकल रहा है उसे हम कहते हैं सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मेरे थ्रॉट में से, मेरे गले में से वॉइस निकल रहा है, साउंड निकल रहा है, इसीलिए सोर्स ऑफ साउंड क्या हो गया, मेरा गला। ठीक है, तो देयर इज एयर अराउंड अ सोर्स ऑफ साउंड। मान लीजिए ये मेरा माउथ है, या आप कुछ बोल रहे हो, आपका माउथ है। ठीक है, आप कुछ बोल रहे हो, या आपका माउथ है, इसमें से आवाज़ निकल रही है। अब लेकिन आप जब बोल रहे हो तो आपके आसपास क्या प्रेजेंट है, एयर। अब एयर है तो एयर में तो पार्टिकल्स भी रहेंगे, तो ये सारे क्या है, एयर के पार्टिकल्स है जो मैं बना रही हूँ, ये एयर के पार्टिकल्स है। ठीक है, एज द सोर्स ऑफ साउंड बिगिंस टू वाइब्रेट द लेयर ऑफ एयर नियरेस्ट टू द साउंड ऑल्सो वाइब्रेट। अब हमने देखा कि हमारा जो थ्रोट है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वोकल कॉर्ड्स है ना। अब ये वोकल कॉर्ड्स जब वाइब्रेट करेंगे तो वो वाइब्रेशन ट्रांसफर होगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया 3 पार्टिकल्स का, है ना, ये क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं और बाकी के पार्टिकल्स फिर उसकी वजह से वाइब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वोकल कॉर्ड में क्या हुआ कि वाइब्रेशन हुआ, फिर उससे आवाज़ निकली। अब आवाज़ निकलती जब है तो ये जो आवाज़ है वो एयर के पार्टिकल्स के साथ टकराएगी, एयर के पार्टिकल्स के साथ क्या करेगी, ये टकराएगी। मान लीजिए ये मेरा माउथ है, मैंने कुछ बोला, यहाँ पे एक एयर का पार्टिकल है। ठीक है, तो ये एयर के पार्टिकल से जाके मेरा वॉइस टकराया। अब टकराने के बाद ये पार्टिकल क्या करेगा, इसके पास एनर्जी आ गई तो ये मूव करेगा, आगे जाएगा, आगे और भी तो पार्टिकल्स होंगे एयर के, तो ये आ गया दूसरा पार्टिकल। मूव करने के बाद इससे ये टकराया, टकराने के बाद ये पार्टिकल क्या करता है, अपनी एनर्जी इसको दे देता है। क्या करता है पार्टिकल, अपनी एनर्जी इसको दे देता है और ये पार्टिकल वापस से पीछे आ गया। तो अब ये पार्टिकल जो था ये वाला, इसके पास एनर्जी आ गई, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, एनर्जी आने के बाद तो हर कोई उछलता है ना। हमने बहुत कुछ अच्छा खा लिया तो हम भी उछलेंगे, हम में एनर्जी है भाई, है ना। लेकिन अब अगर आप किसी दिन बहुत थक गए तो आप में एनर्जी ही नहीं रहेगी। तो वैसे ही अभी ये पार्टिकल जो है इसने बहुत कुछ खा लिया है, ये खा पी के बैठा है एकदम मस्त होके, तो ये पार्टिकल जो है इसके पास एनर्जी है। एनर्जी आने के बाद ये क्या करेगा, आगे मूव होगा, आगे और भी तो पार्टिकल होगा ना लेकिन एयर का। तो ये जो एयर का पार्टिकल है, सेकंड वाला पार्टिकल क्या करेगा, इसको अपनी एनर्जी दे देगा। ठीक है, और ये खुद जो आगे गया था वापस से पीछे आ जाएगा। अब ये थर्ड पार्टिकल के पास एनर्जी आ गई तो फिर ये आगे जाएगा, आगे और पार्टिकल होगा, उसको अपनी एनर्जी दे देगा और खुद वापस कहाँ पे आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। तो ऐसे ही करके ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपनी अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और आखिरी में जिसे भी वॉइस सुननी है, मान लीजिए यहाँ कोई पर्सन है, उसका ईयर यहाँ पे है, तो ये फाइनली वॉइस कहाँ जाएगी, उसके ईयर में। ऐसे ही टकराते टकराते, ठीक है, वॉइस कहाँ जाएगी, उसके ईयर में, और वो पर्सन क्या कर सकता है, आवाज़ सुन सकता है। तो ऐसे करके हमें आवाज़ सुनाई देती है। As the source of sound begins to vibrate, the layer of air nearest to the source also vibrate। तो हमने क्या देखा, जैसे जैसे source of sound vibrate होता है, यानी अगर मैं कुछ बोल रही हूँ और मेरा जो vocal cord है वो vibrate हो रहा है, ठीक है, तो वैसे ही उसके बाहर की जो एयर थी वो भी वाइब्रेट होने लगी।
A wave of vibration of that sound spreads in all the directions from the source of sound. अब अगर मैंने कुछ बोला या आपने कुछ बोला तो पार्टिकल्स तो यहाँ पे बहुत सारे हैं ना, एयर के पार्टिकल्स बहुत सारे हैं। तो ये जो सारे पार्टिकल्स है, ये सारे पार्टिकल्स के पास एनर्जी आ जाएगी और ये सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट होना शुरू कर देंगे। तो ये पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल को ऐसे ही ट्रैवल हो जाएगा, साउंड जो है, ये वाला पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी देगा, ऐसे ही साउंड ट्रैवल होगा, ये पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल को। तो यहाँ पे अगर बहुत सारे लोग सुन रहे हैं तो उनके कानों तक सारी जो रेज है वो पहुँच जाएंगी, ऐसे ही वाइब्रेशन करते करते। तो जब एक पर्सन बोल रहा होता है, इसीलिए सबके कानों तक वो रेज जो है वो जाती है और सभी को आवाज़ सुनाई देती है। सच अ वेव इज कॉल्ड एज साउंड वेव। ऐसे ही वेव को हम क्या बोलते हैं, साउंड वेव। द साउंड वेव्स रीच अवर, वही साउंड वेव्स जो है, किसी ने कुछ बोला, उसके मुंह से साउंड वेव्स निकली, वही साउंड वेव्स हमारे कानों तक पहुंचती है। ठीक है। देयर इज डेलिकेट डायफ्राम और ईयर ड्रम इन द कैविटी ऑफ अवर ईयर्स। अब किसी ने कुछ बोला और वो मुझे यहाँ पे सुनाई दिया, तो मेरे कानों के अंदर ना, या जो भी सुन रहा है उसके कान के अंदर, ईयर के अंदर क्या होता है, एक ईयर ड्रम होता है। ईयर ड्रम यानी जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं ना, वही होता है ईयर ड्रम। और ये ईयर ड्रम, ये जो कान का पर्दा है, ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है, यानी आगे पीछे जाता है। इन द कैविटी ऑफ अवर ईयर्स, हमारे ईयर्स की कैविटी में प्रेजेंट होता है। कैविटी यानी हमारे ईयर में जो खाली जगह है उसे कैविटी कहते हैं, और उसी में ये प्रेजेंट होता है कौन, ईयर ड्रम। इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग टू। तो जैसे ही आवाज़ निकल के यहाँ तक पहुँचा ईयर ड्रम तक, तो ईयर ड्रम भी वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। ये भी आगे पीछे होता है। सेंसेशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस वाइब्रेशंस आर पास्ड ऑन टू द ब्रेन थ्रू द नर्व्स इन द ईयर एंड वी हियर द साउंड। अब ये ईयर ड्रम अगर आगे पीछे हुआ तो हमारे ब्रेन तक वो पता लग जाता है कि ईयर ड्रम जो है वो आगे पीछे हो रहा है, और हमारा ब्रेन जो है इस साउंड को अच्छे से इस पे प्रोसीजर करता है कि ये साउंड क्या आया है, और हमारे ब्रेन को समझ जाता है कि सामने वाले ने ये बात की है। ठीक है। तो ऐसे हमारा ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट करता है साउंड को। तो दिस इज़ हाउ साउंड ट्रेवल्स। तो ये हमने देखा कि साउंड हमें कैसे सुनाई देता है। फिर से एक बार पढ़ते हैं, कैसे सुनाई देता है हमें हमारा साउंड। अगर कोई पर्सन बोल रहा है, उसके मुंह से आवाज़ निकल रही है, ठीक है, तो आवाज़ जब निकलती है तो वो जो पर्सन बोल रहा है उसके आगे क्या प्रेजेंट है, एयर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ये एयर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, आगे पीछे वाइब्रेट होते हैं। ऐसे ही वाइब्रेट करते करते ये पार्टिकल्स जो हैं किसी भी दूसरे पर्सन के कान तक पहुंचते हैं, और कान के अंदर क्या होता है, एक ईयर ड्रम होता है जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं। ये ईयर ड्रम क्या करता है, ये जब वॉइस कान के अंदर गई, ईयर ड्रम तक पहुंची, तो ये ईयर ड्रम वाइब्रेट होना शुरू कर देता है। फिर उसी वाइब्रेशंस से वो जो वाइब्रेशंस है वो नर्व्स की मदद से हमारे ब्रेन तक पहुंचती हैं। फिर हमारा ब्रेन जो है वो मेज़र कर लेता है साउंड को, इंटरप्रेट कर लेता है कि क्या क्या साउंड सुनाई दिया है, और फिर हमें पता चलता है कि ये साउंड आ रहा है या ये साउंड हमें सुनाई दे रहा है। ठीक है गाइस, तो आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हार्ड लगे या समझ ना आया हो तो एक बार फिर से ज़रूर देखें वीडियो को, इस कॉन्सेप्ट को स्पेशली, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। प्रोपोगेट यानी क्या होता है, प्रोपोगेशन यानी साउंड का ट्रैवल करना। अगर साउंड एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है तो उसे हम कहते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोपोगेशन है साउंड का, उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। अब ये मीडियम क्या होता है, मीडियम का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी मदद से साउंड ट्रैवल कर पाए। जैसे अगर डीजे बज रहा है मान लीजिए, और वो डीजे की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, तो वो जो साउंड है जो डीजे से निकला और आपके ईयर्स तक पहुंचा, वो साउंड कहीं से ट्रैवल होके आपके ईयर्स तक पहुंचा है ना, यहाँ से आके वो आपके ईयर तक पहुंचा। लेकिन बीच में क्या था, बीच में हमें पता है क्या था, एयर था, है ना, बीच में हवा थी। तो हवा में से यानी एयर में से पास होके साउंड आप तक पहुंचा, तो वो जो बीच का पोर्शन है वो हो गया हमारा मीडियम। तो यहाँ पे मीडियम क्या था, एयर। ठीक है, वैसे ही अगर मीडियम की बात करें तो मीडियम 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला तो हमने देखा एयर, ठीक है। दूसरा मीडियम हो सकता है वाटर, साउंड जो है वो वाटर में से भी पास हो सकता है। और तीसरा मीडियम हो सकता है कोई भी सॉलिड। मान लीजिए एक बेंच है, एक बेंच में आपने यहाँ पे
आपने बेंच से अपने हाथ को टकराया, या फिर आपने क्या किया, बेंच को ज़ोर से धक्का मारा, ठीक है, या फिर बेंच पे आपने जस्ट स्ट्राइक किया। और साइड में इस कॉर्नर पे बात करें तो आपका जो फ्रेंड है उसने कान लगाया हुआ है यहाँ पे, तो क्या आपके फ्रेंड को वो आवाज़ सुनाई देगी? तो आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो आपके फ्रेंड को वो आवाज़ सुनाई देती है। क्यों सुनाई दी? क्योंकि जो आवाज़ है, जो साउंड है आपके हाथ की, वो इस टेबल में से, इस सॉलिड में से पास हुई, इसीलिए आपके फ्रेंड को वो सुनाई दी, ठीक है। तो मीडियम कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, एयर, वाटर और सॉलिड। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब अगर आप स्पेस में जाएंगे तो वहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो एक दूसरे से बात करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप स्पेस में गए और आपको किसी से बात करनी है तो आप बिना इंस्ट्रूमेंट्स के बात नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेस में कोई भी मीडियम नहीं होता। स्पेस में कोई भी मीडियम नहीं होता, मतलब ना वहाँ पे एयर है, ना वहाँ पे पानी है, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ना। तो इसीलिए स्पेस में साउंड क्लियरली नहीं सुनाई देता, ठीक है। तो स्पेस में मीडियम नहीं है, इसलिए वहाँ पे साउंड भी प्रोपोगेट नहीं होता, साउंड भी ट्रैवल नहीं होता। अब देखते हैं हम प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। टेक 2 balloons, fill air in one and water in the other. Press the balloon filled with air against your ear and as shown in the figure, rub a finger on the balloon and listen to the sound. Repeat the same activity with the balloon filled with water. Through which balloon do we hear a clearer sound? तो यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको 2 बलून्स लेने हैं, ठीक है। एक बलून तो आपको जस्ट उसको ब्लो करना है एयर की मदद से, ठीक है, उसको फूंक मार के आपको ब्लो करना है। दूसरा जो बलून है उसको आपको पानी से भरना है, वाटर से भरना है। अब क्या करना है, आपको दोनों बलून्स पर आपको रब करना है अपनी फिंगर से। अब रब करने के बाद उसको आप अपने कान के पास में लाइए और फिर रब करिए। तो आपको कौन से बलून से ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी? जो एयर वाला बलून है उससे, या जो वाटर वाला बलून है उससे ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी? तो इसका आंसर क्या होगा, ज़रा सोचिए। इसका आंसर होगा वाटर वाला बलून। जो वाटर बलून है उससे हमें ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि साउंड जो है वो यहाँ पे बलून है, मान लीजिए हमने यहाँ पे रब किया, ठीक है, हमने यहाँ पे रब किया और यहाँ पे आपका ईयर है, ठीक है। तो साउंड को ट्रैवल होने के लिए यहाँ पे कौन सा मीडियम है बीच में? एयर बलून की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मीडियम कौन सा है? एयर। और वाटर बलून की बात करें तो बीच में मीडियम कौन सा होगा? वाटर होगा, ठीक है। तो साउंड का एक फिनोमिना है कि साउंड वाटर से ज़्यादा जल्दी पास होता है, ठीक है, इसीलिए हमें आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। और एयर से साउंड जो है वो धीरे धीरे पास होता है, इसीलिए हमें आवाज़ कम सुनाई देती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वाटर बलून। स्टैंड एट द एंड ऑफ अ बिग टेबल एंड मेक अ फ्रेंड स्टैंड एट द अदर। तो यहाँ पे वही एक्सपेरिमेंट दिया गया है जो आपको बताया मैंने टेबल वाला, कि आपको एक एंड पे खड़े रहना है और आपके फ्रेंड को दूसरे एंड पे खड़े रहना है। आपको स्लाइटली नॉक करना है यहाँ पे और आपके फ्रेंड को वही आवाज़ सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है? क्योंकि आवाज़ जो है वो टेबल में से, यानी कि सॉलिड में से पास होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड जो है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि साउंड जो है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है थ्रू एयर, वाटर और थ्रू अ सॉलिड एंड रीचेस आवर ईयर्स। तो ये जो साउंड है ये मीडियम से ट्रैवल करता है, और वो मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं? एयर भी हो सकता है, यानी हवा में से पास हो सकता है, वाटर में से पास हो सकता है, और सॉलिड में से भी साउंड पास हो सकता है। सॉलिड यानी जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गई, दीवार हो गई, है ना, तो ये सारे सॉलिड मीडियम है। साउंड इज प्रोपोगेटेड मोर क्लियरली थ्रू अ लिक्विड दैन थ्रू एयर। इट इज़ हर्ड मोर क्लियरली थ्रू अ सॉलिड। वाई इज दिस सो? तो यहाँ पे आपको बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि जो साउंड है वो लिक्विड से जल्दी पास होता है एयर के कंपैरिजन में। ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि वाटर से जब साउंड पास हुआ था बलून के अंदर तो हमें वो क्लियरली सुनाई दिया, बट एयर के केस में हमें वो क्लियर सुनाई नहीं दिया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सीक्वेंस क्या बन रहे थे कि सॉलिड जो है उसमें से सबसे ज़्यादा क्लियरली हमें सुनाई दे रहा है साउंड, उसके बाद लिक्विड आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है? गैस आ रहा है। मतलब
अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में से साउंड सबसे ज़्यादा क्लियर हमें किस में से सुनाई देगा, तो आप क्या कहोगे कि सॉलिड में से सबसे ज़्यादा क्लियर साउंड हमें सुनाई देता है। और कौन से मीडियम में से सबसे लेस साउंड सुनाई देगा, हमें अनक्लियर साउंड सुनाई देगा, तो वो है गैसियस मीडियम में। ठीक है, फिर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड अकर्स एट अ डिफरेंट स्पीड थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। अब अलग अलग मीडियम्स में से साउंड का जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन मतलब पास होना साउंड का या ट्रैवल करना, तो वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करता है। अभी हमने देखा कि सॉलिड की बात करें तो साउंड जो है वो सबसे फास्ट ट्रैवल करता है, कौन से मीडियम में, सॉलिड में, और सबसे स्लो ट्रैवल करता है किसमें, गैस में। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज फास्टर थ्रू अ लिक्विड देन थ्रू अ गैस एंड फास्टर थ्रू अ सॉलिड देन थ्रू अ लिक्विड। यहाँ पे क्या बताया गया कि लिक्विड में से ज़्यादा फास्ट पास करता है गैस के कंपैरिजन में। हमने वही देखा था, अभी लिक्विड में ज़्यादा पास कर रहा है, गैस में कम पास कर रहा है। एंड फास्टर थ्रू अ सॉलिड देन थ्रू अ लिक्विड, और सॉलिड में लिक्विड से भी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा फास्ट किस में ट्रैवल कर रहा है साउंड, तो सॉलिड में, और सबसे कम फास्ट यानी सबसे स्लो किस में ट्रैवल कर रहा है, गैस में। ठीक है, फिर यहाँ पे न्यू वर्ड्स, यहाँ पे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड क्या होता है वो देखेंगे। साउंड इज सेड टू बी प्रोपोगेटेड व्हेन साउंड वेव्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम अ सोर्स ऑफ साउंड। जो भी सोर्स है साउंड का, सोर्स ऑफ साउंड यानी जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, मान लीजिए डीजे है, डीजे बज रहा है, तो ये जो डीजे है उसमें से साउंड निकल रहा है, इसीलिए डीजे क्या हो गया, सोर्स ऑफ साउंड। तो सोर्स ऑफ साउंड में से साउंड वेव्स निकलती है और वो स्प्रेड करती है सारे डायरेक्शंस में, और इसी को हम क्या करते हैं कि साउंड प्रोपोगेट कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं कि साउंड क्या कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है, और इसी को कहते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड किसको बोलेंगे, साउंड इज सेड टू बी प्रोपोगेटेड व्हेन साउंड वेव्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। जब साउंड वेव्स सारे डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाए, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम अ सोर्स ऑफ साउंड, सोर्स ऑफ साउंड से। ठीक है, फिर मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ये तो हमने अभी पढ़ा कि साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। और वो मीडियम क्या क्या होता है, एयर हो सकता है, गैस हो सकता है, या फिर सॉलिड भी हो सकता है। Substances around a source of sound through which sound waves spread is called the medium of propagation of sound. Substance around a source of sound, जो भी सोर्स है साउंड का उसके अराउंड में जो भी सब्सटेंस है, मान लीजिए फिर से डीजे बज रहा है, डीजे बहुत बज रहा है आज, तो ये जो डीजे बज रहा है इसके आसपास में कौन से सब्सटेंस है, एयर है ना। तो एयर में से साउंड पास हो रहा है, इसीलिए एयर क्या है, मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। एयर क्या है, एक मीडियम है। ठीक है, फिर इफ़ अ बेल इज हंग इन अ वैक्यूम कंटेनर विल इट साउंड बी हर्ड आउटसाइड। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि जो वैक्यूम कंटेनर है, यानी एक बॉक्स है जिसके अंदर वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब क्या कि कोई भी मीडियम नहीं है। अगर कोई भी मीडियम नहीं है तो हम कहते हैं कि वहाँ पे क्या है, वैक्यूम है। जैसे स्पेस में वैक्यूम होता है, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता, इसलिए हम कह देते हैं कि स्पेस में क्या है, वैक्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि एक वैक्यूम का बॉक्स है, वैक्यूम कंटेनर है, उसमें अगर आप एक बेल रख दें, इलेक्ट्रिक बेल, और वो बेल बजे, तो आपको बाहर तक आवाज़ सुनाई देगी क्या, तो बाहर तक आवाज़ नहीं सुनाई देगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि साउंड जो है वो वैक्यूम से कभी भी ट्रैवल नहीं करता। साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, बट यहाँ पे तो कुछ भी मीडियम नहीं है, इसीलिए साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। और जब साउंड ट्रैवल ही नहीं करेगा तो बाहर तक कैसे आएगा, इसीलिए हमें आवाज़ भी सुनाई नहीं देगी। फिर वैक्यूम मीन्स एन एम्प्टी स्पेस फ्रॉम वेयर एयर इज़ पार्शियली रिमूव्ड। तो यहाँ पे वैक्यूम का मतलब भी बताया गया है। वैक्यूम मतलब एक एम्प्टी स्पेस जहाँ से हमने एयर को रिमूव कर दिया है। सीधा सीधा वैक्यूम का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कोई भी मीडियम ना हो वहाँ पे वैक्यूम होता है। विच ऑफ दिस साउंड्स इज प्लीजेंट, विच साउंड्स आर अ न्यूसेंस टू पीपल। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में बताना है कि कौन कौन से साउंड्स प्लीजेंट है। प्लीजेंट यानी जो सुनने में अच्छे लगते हैं, और कौन कौन से न्यूसेंस है यानी कि जो सुनने में अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे ये लड़की गाना गा रही है, ये प्लीजेंट साउंड हो गया, और बाकी के जो दो बच्चे हैं वो कैसे हो गए, लाउड साउंड, यानी वो नॉइस है एक तरह से। अब फिर देखना है हमें नॉइस पॉल्यूशन। तो जब भी बहुत ज़्यादा साउंड होता है तो उससे नॉइस पॉल्यूशन हो सकता है ना, उससे बहुत सारे हेल्थ के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अ लाउड साउंड इज़ हार्श टू द ईयर, सच साउंड्स प्रोड्यूस नॉइस। अगर बहुत ही ज़्यादा लाउड साउंड है तो वो ईयर्स के लिए हार्श होता है, बिल्कुल भी सुनने में अच्छा नहीं लगता,
और ऐसे जो साउंड्स है वो ही नॉइस प्रोड्यूस करते हैं। तो उन साउंड्स को हम क्या कहते हैं, नॉइस या लाउड साउंड कहते हैं हम उन्हें। अब यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। यहाँ पे एक पिक्चर है, इस पिक्चर में देख के आपको बताना है कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द साउंड्स इम्प्लाइड इन द पिक्चर। तो यहाँ पे कौन कौन से साउंड्स आपको दिख रहे हैं पिक्चर में। सबसे पहले तो यहाँ पे द बार्किंग ऑफ डॉग, ठीक है। फिर यहाँ पे टीवी चल रहा है तो द साउंड ऑफ टीवी। फिर यहाँ पे एक बच्ची खेल रही है तो उसका साउंड। फिर यहाँ पे एक बच्चा रो रहा है तो उसका साउंड। यहाँ पे ये अंकल फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो उसका साउंड। यहाँ पे बाहर देखेंगे तो क्रो का भी साउंड है ना। तो इतने सारे साउंड है यहाँ पे पिक्चर में। हाउ वुड दिस एटमॉस्फेयर अफेक्ट अ पर्सन हु इज़ नॉट फीलिंग वेल। अब जो पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा उसको ये साउंड कैसे अफेक्ट करेंगे। तो उसकी हेल्थ ख़राब हो सकती है ना, उसके सर में दर्द हो जाएगा। फिर वुड यू बी एबल टू स्टडी इन दिस कंडीशंस। क्या अगर इतना सारा साउंड हो रहा है तो आप स्टडी कर पाएंगे। तो हम तो स्टडी बिल्कुल नहीं कर सकते है ना, क्योंकि हमें स्टडी करने के लिए क्या चाहिए होती है, शांति चाहिए होती है। द सिचुएशंस शोन इन 2 पिक्चर्स ऑन पेज 94 आर ऑफन सीन अराउंड अस। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हमारे आसपास होती है जहाँ पे बहुत सारा साउंड प्रोड्यूस होता है। सम ऑफ द साउंड्स दे डिपिक्ट आर प्लीजेंट वाइल अदर्स आर हार्श। अब कुछ साउंड्स तो प्लीजेंट होते हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ हार्श भी होते हैं जो सुनने में हमें बिल्कुल नहीं पसंद आते। वेरी लाउड और कंटिन्यूस नॉइज हैज़ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द पीपल ऑफ दैट लोकेलिटी। अगर बहुत ही लाउड साउंड बज रहा हो तो उस एरिया के लोगों को बहुत दिक्कत होती है। जैसे आपके घर में या आपके आसपास के घर में अगर कोई बहुत ही ज़ोर से घर में टीवी चला रहा है, उसकी आवाज़ अगर हमारे घर तक आ रही है तो हम जाके उनको बोलते हैं कि भैया टीवी बंद कर दो। क्यों? क्योंकि हमें वो आवाज़ पसंद नहीं आती, या आवाज़ कम कर दो कहते हैं, है ना। देयर हियरिंग में गेट इम्पेयर्ड विच कैन इवन लीड टू डीफनेस। अब अगर ऐसा नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है तो हमारी हियरिंग इम्पेयर्ड हो सकती है, मतलब हमारे कान खराब हो सकते हैं और हम डीफ भी हो सकते हैं, मतलब बहरे भी हो सकते हो। इट कैन ऑल्सो कॉज रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी एंड मेंटल एक्सॉस्शन। तो यहाँ पे रेस्टलेसनेस यानी थकान महसूस हो सकती है हमें, इरिटेबिलिटी एंड मेंटल एग्जॉस्शन यानी हम मेंटली भी थक सकते हैं और हम कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे अगर ऐसे सब नॉइज़ पोल्यूशन होता रहा तो। वन कैनॉट वर्क विथ कंसंट्रेशन, हम कंसंट्रेशन से काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस नॉइज़ की वजह से हम डिस्टर्ब होते रहेंगे। काइंड ऑफ कंटिन्यूस नॉइज़ विच में हैव इल इफेक्ट्स इज कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन। तो एक नॉइज़ पोल्यूशन की यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी हुई है। क्या है डेफिनेशन? दिस काइंड ऑफ कंटिन्यूस नॉइज़, जो कंटिन्यूस नॉइज़ आ रहा है, लगातार नॉइज़ आता जा रहा है, जिसके इल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इल इफेक्ट्स यानी बुरे परिणाम भी हो सकते हैं, बुरे इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम? नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन अकर्स व्हेन वी हियर वन और मेनी साउंड्स हार्मफुल टू द ईयर। तो नॉइज़ पोल्यूशन कब होता है? जब हमें एक या एक से ज़्यादा साउंड्स सुनाई देते हैं, और कैसे साउंड्स? जो कि ईयर के लिए, हमारे कान के लिए हार्मफुल है। तो इस नॉइज़ पोल्यूशन का इलाज क्या है? हम कैसे इस नॉइज़ पोल्यूशन को प्रिवेंट करें? हमें क्या क्या करना चाहिए? तो एज़ फार एज़ पॉसिबल वी शुड अवॉइड ब्लोइंग द हॉर्न। तो हमें हमारे गाड़ियों में घंटी जो होती है, हॉर्न जो होती है, उसको ज़्यादा नहीं बजाना चाहिए, जितना हो सके उतना कम बजाना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ टीवी और रेडियो इन द हाउस शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू दोज वॉचिंग द प्रोग्राम्स। अगर हम टीवी देख रहे हैं, अगर हम रेडियो सुन रहे हैं तो उनका आवाज़ उतना ही रखना चाहिए जितना कि हमें सुनाई दे, क्योंकि हम सुन रहे हैं ना, तो आजू बाजू वालों को नहीं सुनाना है, कम आवाज़ में भी हम सुन सकते हैं। व्हीकल्स शुड बी मेंटेन प्रॉपरली टू रिड्यूस द अननेसेसरी साउंड दे प्रोड्यूस। अब व्हीकल्स को हमें प्रॉपरली मेंटेन करना है ना। व्हीकल्स में अगर कुछ खराबी है तो उनको ठीक कराना है, वरना आपने देखा होगा कि स्कूटर जब चलती है रास्ते पे, स्पेशली ऐसी भी गाड़ियाँ होती है जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते करते चलती है। क्यों? क्योंकि वो उनको ठीक से उनका मेंटेनेंस नहीं किया होता है ठीक से, इसीलिए तो उनको रिपेयर कराना चाहिए। Factories, airports, railway stations and bus stands should be located at the proper distance away from residential areas. तो जो भी फैक्ट्रीज़ है, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं या बस स्टैंड्स हैं, इन सबको रेसिडेंशियल एरिया से दूर ही रखना चाहिए। यानी आपने देखा होगा कि आपका जो घर है उससे दूर ही होगा जो रेलवे स्टेशन है, या फिर जहाँ पे रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे बस स्टैंड है, वहाँ पे ज़्यादा लोकेलिटीज़ नहीं होती, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत शोर होता है, तो वहाँ पे रहना सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। फिर ऑलवेज रिमेंबर
Some of the sounds that we enjoy can be a nuisance for others. ऐसे साउंड्स जो हमें पसंद आ रहे हैं वो दूसरों के लिए न्यूजेंस भी हो सकते हैं, सर दर्द भी हो सकते हैं ना। जैसे हम टीवी देख रहे हैं तो हमें तो उसका साउंड पसंद आता है, बट जो टीवी नहीं देख रहा उसके लिए वो सर दर्द बन जाता है, उसे वो साउंड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। Birds like the robin and the woodcock can recognize the sound of an earthworm in the soil and find their prey. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि कुछ बर्ड्स होते हैं, जैसे कि रॉबिन है, बर्ड का नाम है, वुडकॉक है, ये भी बर्ड का नाम है। तो ये जो बर्ड्स हैं ये अर्थवॉर्म यानी उनका जो भी प्रे है जिसको भी वो खा रहे हैं तो ये छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं, है ना। तो ये जो कीड़े खा रहे हैं उनको ये फाइंड कैसे करते हैं, तो ये जो अर्थवॉर्म होता है, इल्ली होती है, उसके साउंड को ये पहचान लेते हैं। कैसे पहचानते हैं? ऑफ कोर्स हमें तो वो साउंड सुनाई नहीं देता अर्थवॉर्म का, पर ये जो बर्ड्स हैं इनकी सुनने की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये अर्थवॉर्म का भी साउंड सुन सकते हैं और सॉइल में ये अर्थवॉर्म को फिर पकड़ के खा लेते हैं। दिस इज़ बिकॉज देयर हियरिंग ऑर्गन्स आर वेरी सेंसिटिव। तो इनके जो कान हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं कि छोटे से छोटे साउंड को भी वो सुन सकते हैं। Some species of grasshopper produce a sound by rubbing their legs together while flying in the air. अब कुछ grasshopper ऐसे भी हैं, grasshopper एक छोटा सा कीड़ा होता है, तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि अपने legs को वो रब करते हैं और उससे sound produce हो जाता है। Flapping of the wings of the bee or the mosquito produces a humming sound. Have you heard such sound? तो आपने भी सुना होगा कि कोई जो बी होती है, बी यानी मधुमक्खी है ना, वो जब उड़ती है तो झुर्र करके आवाज़ आती है हमें। वो क्यों आती है? क्योंकि उसके विंग्स फ्लैप होते रहते हैं, है ना। फिर मॉस्किटोज़ जो है, मॉस्किटो तो हमें बहुत एक्सपीरियंस है मच्छरों का, ये जब उड़ते हैं तो ये भी बहुत ही अलग ही सा आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, हमिंग साउंड ये प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो इन सब की आवाज़ जो है वो तो हम सुन सकते हैं, जैसे ये बी की आवाज़ है, मॉस्किटो की आवाज़ है, पर जो छोटे छोटे कीड़े हैं उनकी वॉइस, उनका साउंड हम प्रोड्यूस या सुन नहीं सकते, है ना, उनका साउंड हम नहीं सुन सकते। तो हमारे जो कान हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम उनका आवाज़ सुन सकें। ह्यूमन ईयर इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बट जो बर्ड्स हैं वो इन सब का आवाज़ सुन सकते हैं। फिर यहाँ पे शॉर्ट में समरी दी हुई है चैप्टर की। वाइब्रेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था कि अगर साउंड प्रोड्यूस होना है, साउंड प्रोड्यूस करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? वाइब्रेशन ज़रूरी है। मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ये तो हमने अभी देखा कि साउंड को अगर प्रोपोगेट करना है, ट्रैवल करना है, तो मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड कभी भी वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं करता। साउंड इज़ प्रोपोगेटेड थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मीडियम। साउंड जो है वो गैस में से, लिक्विड में से और सॉलिड में से पास हो सकता है। नॉइस इज़ डिसएग्रीबल, इरेगुलर एंड लाउड। तो जो भी साउंड डिसएग्रीबल है, मतलब जिसे हम सुन नहीं सकते, जो इरेगुलर है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, ऐसा जो साउंड है वो नॉइस होता है, साउंड नहीं होता। नॉइस पॉल्यूशन अकर्स ड्यू टू कॉन्टीन्यूस नॉइस। नॉइस पॉल्यूशन हैज़ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ। जो नॉइस पॉल्यूशन है ये क्यों होता है? अगर बहुत देर से नॉइस आ रहा है तो उससे नॉइस पॉल्यूशन होता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, हेल्थ पे बुरे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हैवी ट्रैफिक एंड इंडस्ट्रियल एरियाज कॉज द मैक्सिमम नॉइस पॉल्यूशन। अगर हैवी ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक में आप गए होंगे तो आपको पता होगा कि कितने सारे हॉर्न्स बजते हैं और उससे बेकार में नॉइस पॉल्यूशन होता है। या फिर इंडस्ट्री की कोई एरिया है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ खुली हुई हैं, तो उससे भी नॉइस पॉल्यूशन होता है। नॉइस पॉल्यूशन जो एक सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है, समाज की प्रॉब्लम है ये। इट इज़ नेसेसरी दैट एवरीबडी टेक्स मेजर्स टू प्रिवेंट नॉइस पॉल्यूशन। अगर नॉइस पॉल्यूशन को रोकना है तो सबके लिए ज़रूरी है कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। कैसे सब लोग रोक सकते हैं नॉइस पॉल्यूशन को? तो हॉर्न बजाना कम कर सकते हैं, है ना। ये अभी हमने देखा कि टीवी वगैरह हम सुन रहे हैं तो धीरे आवाज़ में सुनना चाहिए, एक्सेट्रा। Blowing the horns of vehicle is prohibited near places like schools and hospital. These rules should always be followed. तो आप कभी अगर आप हॉस्पिटल के सामने से पास होते हो तो वहाँ पे लिखा होता है नो हॉर्न करके, है ना, कि वहाँ पे आप हॉर्न नहीं बजा सकते। स्कूल्स के आसपास भी सेम लिखा होता है नो हॉर्न, तो वहाँ पे हम हॉर्न नहीं बजा सकते। तो ये जो रूल है ये हर जगह पे अगर फॉलो हो तो कितना अच्छा होगा ना, कि अगर हॉर्न ना बजाया जाए तो उससे क्या होगा, नॉइज़ पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा।
तो ये था हमारा चैप्टर साउंड से रिलेटेड, जो आई थिंक बहुत ही इजी चैप्टर था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। टिल देन बाय बाय।